जिस वक्त पर आपने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, जब वो वक्त चल रहा था, मतलब लोगों को एक होता है कि ये लड़का है, ये हमारी सारी प्रॉब्लम दूर करेगा। उस वक्त सर फाइनेंशियली भी और आपने अपने टैलेंट को भी चुना, तो सर उस वक्त कितनी मुश्किलात आपने हैंडल की? हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं था तब। मतलब डांसर ये कोई फील्ड ही नहीं थी, डांस ये फील्ड ही नहीं थी। उसमें था मैं पैसा तो कमा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बन गया हूँ रोबोट। और मतलब आत्मा मेरी खुश नहीं थी उससे। तो मैं ये ओशो को सुन के ये मैं जाना कि अगर मैं बहुत फेमस भी हो गया, वर्ल्ड फेमस भी हो गया, तो भी मैंने क्या अचीव करूँगा। एट द एंड ये है कि मेरे मन को अगर शांति मिलती है, वो चाहे एक झोपड़े में रह के मिले, चाहे महलों में रह के मिले। तो वो एक टाइम था, तब ऐसा था कि मैं खुद को भगत सिंह समझता था और मेरे को लगता था कि कुछ चीज़ें, हाँ, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। और मतलब मेरा जो देश था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे देश पे किसी ने कब्जा किया था, उसके लिए मैं भगत सिंह बना। मतलब मैं अगर बोला जाऊँगा मुंबई और नागपुर के डांसर में, तो दोनों अपने लेवल पे बेस्ट है। सिर्फ मुंबई के डांसरों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हम लोग उतना डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन ये बात नहीं है, अगर हमको उसकी 70% भी अपॉर्चुनिटी मिली ना, तो हम भी उनको टक्कर दे सकते। जिस टाइम पे आप लाइक आर्टिस्ट थे, लाइक डांस, मतलब अभी भी हो, बट जिस टाइम पे आपने शुरुआत की थी, उस टाइम पे सर आपकी शादी हुई थी, लव मैरिज किए थे आपने, और बाकी भी लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता था कि यार हम तो हमारे बेटी को इधर ही देंगे। और उस टाइम पे सर आपने लव मैरिज की, तो कहाँ कितने हद तक वो चीज़ें प्रॉब्लम आई थी आपको? इंशाल्लाह अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो देख ही रहा हूँ, आपकी लाइफ बहुत सही है। तो कहाँ लाइक एक रिलेशन किस तरीके, कहाँ जाना पड़ता है? प्रॉब्लम तो आई थी, क्योंकि एक कोरियोग्राफर को, एक जैसे मैं भी, अगर अपनी तुम्हारी भी बच्ची होती हो, बड़ी होती, तो हम ये सोचेंगे कि वो आफ्टर वेडिंग, मतलब शादी के बाद भी थोड़ा खुश रहे। वो पेरेंट्स अपने जगह बिल्कुल सही रहते, तो सोचते हैं कि अर्निंग क्या है। तो वो अर्निंग के ऊपर ही हुआ है कि कोरियोग्राफर कितना कमाता हूँ। वो कहते हैं ना, गुरु बिना शिष्य भिखारी, अगर गुरु का हाथ हो सर पर, तो वो शिष्य पड़ता है सभी पे भारी। नमस्कार, कैसे क्या हाल? मैं अमन शेख हूं और आप देख रहे हो द अनसेंसर्ड टॉक शो ओनली ऑन डे टू डे भारत। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है वो अपने आप में बहुत खास है, खास करके मेरे लिए। मैं उनसे काफी प्रेरणा लेता हूं, अपने डांस के हुनर पर एक अलग पहचान बनाने वाले, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स, रियलिटी शो में जज बनने वाले। और बात तो तब बढ़ी जब इन्होंने सह्याद्री टीवी शो दम दमादम में एक जज के तौर पर एक अपनी अहम भूमिका निभाई। प्लीज वेलकम मिस्टर धीरज मिश्रा सर। नमस्कार सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर आज ना मेरे लिए काफ़ी खास दिन है, आप आए हो। मतलब मैं चाहता था कि ऑडियंस को, मतलब मैं आपकी एक लाइफ, मतलब आपका जो पैटर्न है जीने का, मैं वो सामने लेकर आऊँ। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, स्पेशली ये मेरा पर्सनल सवाल है कि मैं और बाकी भी लोग, जितने भी आसपास के लोग हमको जानने वाले हैं ना, सब आपको एज एन डांसर, एज एन जज, एज एन एक्टर और डायरेक्टर या वीडियोग्राफी की लाइफ में जानते हैं। मैं पूछना चाहूँगा सर, धीरज मिश्रा ये खुद को कैसे देखना पसंद करते हैं? धीरज मिश्रा अगर देखोगे तो एक पीरियड, हर पीरियड में मैंने मेरे रोल चेंज किए। मेरे मतलब लाइफ जीने का थिंकिंग ये है कि जो चीज़ कर लिए और उसमें दूसरी चीज़ में भी इंटरेस्ट आता है, वो भी करके देखो। ऐसा नहीं है लाइफ एक बार मिली है तो एक ही रोल करके ज़िंदगी ख़त्म करके मतलब नहीं। तो ऐसा है, बहुत परफेक्ट नहीं होंगे चीज़ें, लेकिन कोशिश कर सकते हो। और जैसे मैं पहले कोरियोग्राफर था, कोरियोग्राफर के साथ मैंने म्यूज़िक एडिटिंग चालू किया, एडिटिंग के बाद प्रोडक्शन चालू किया, प्रोडक्शन के बाद फोटोग्राफी चालू किया। तो ये सब चीज़ें मेरे को आती है और मैं सीखते जाता हूँ, मुझे सीखना पसंद है, बस इसलिए चीज़ें आ रही है। और मेरे को इंडिविजुअल पूछोगे तो मैं क्या हूँ, तो मैं फर्स्ट रखूँगा, मैं कोरियोग्राफर हूँ। मतलब एक जो लेवल होता है, हाँ, तो उसमें सबसे पहले मैं कोरियोग्राफर हूँ, क्योंकि वहीं से मैं स्टार्ट हुआ, मेरा इनकम वहीं से स्टार्ट हुआ। अब करियर बोल सकते, जो भी है अपना छोटा सा करियर वहीं से स्टार्ट हुआ, इसलिए फिर मैं कोरियोग्राफर। नहीं सर, छोटा सर, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस वक्त पर आपने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, जब वो वक्त चल रहा था, मतलब जैसे कि लाइक मम्मी पापा की जिम्मेदारी, और एक होता है ना कि घर पर सिर्फ एक लड़का होने का वो बोझ ही बहुत अलग होता है। मतलब लोगों को एक होता है कि ये लड़का है, ये हमारी
सारी प्रॉब्लम दूर करेगा। उस वक्त सर फाइनेंशियली भी और आपने अपने टैलेंट को भी चुना, तो सर उस वक्त कितनी मुश्किलात आपने हैंडल की? जब मेरे टाइम के जो भी कोरियोग्राफर है उनको पता होगा ये चीज़, हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं था तब। मतलब डांसर ये कोई फील्ड ही नहीं थी, डांस ये फील्ड ही नहीं थी। ऐसा था कि हमको अगर कहीं पे हॉल लेना है, क्लास खोलना है, तो कोई भी अपना घर देने को तैयार नहीं था। उनका थिंकिंग ये थी वो टाइम कि डांस ग्रुप है या फिर डांस कोरियोग्राफर, वो लोग लड़कियाँ लाते, मस्ती करते, म्यूज़िक बजाते। अब थिंक वो था कि म्यूज़िक बज रहा है कहीं तो शोर शराबा और मस्ती हो रही। ये थिंकिंग तो बहुत मुश्किल था वो टाइम। डांस सीखना भी बहुत मुश्किल था। फाइनेंशियली हम घर पे मतलब इतना नहीं था मैं कि क्लासेस लगा पाऊँ। तो फिर मैं एक शनिवार मार्केट है नागपुर में जहाँ पे चीप चीज़ें मिलती है शनिवार, हाँ, तो वहाँ से फिर मैं सीडी खरीद के लाता था, उसकी वीडियो लगाता था, उससे मैं डांस सीखा देख देख के वीडियो से। और फैमिली का तो ऐसा था कि मैं एक ही हूँ, जिम्मेदारी थी, घर पे लोन था और जो बोल सकते टैक्स नहीं भरे थे, कुछ चीज़ें थी थोड़ा सा, तो उसके चक्कर में मुझे छोड़ना पड़ा डांस। मैं 2007 से 2011 तक छोड़ दिया था डांस। मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता था, तो उस टाइम मेरा ब्रेक आ गया। और उस पीरियड में फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने लोन पेड अप किया और लोन से फ्री करा है फैमिली को। और फिर वापस सोचा कि फिर से वापस आते, क्योंकि वो टाइम में जो टाटा मोटर्स में था मैं पैसा तो कमा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बन गया हूँ रोबोट। और मतलब आत्मा मेरी खुश नहीं थी उससे। मैं काम कर रहा था, मेरे को पैसे मिल रहे थे और मैं अच्छा एम्प्लॉय था, मतलब अच्छा भी था वहाँ पे, फिर भी लेकिन मैं खुश नहीं था। मेरा ऐसा था कि पैसे कम मिलेंगे चलता, लेकिन मैं वो खुश रहा। सर पर्सनली मैं पूछना चाहूँगा आपको कि मैंने जितना आपको देखा है ना, आपका जीने का तरीका, मतलब जो आपके जो टर्म्स है, रूल्स है लाइफ के, स्पेशली मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं पूछना चाहूँगा एक्चुअली ये मतलब आपका लाइफ जीने, मतलब लाइफ जीने का तरीका और उसके टर्म्स क्या है आपके अकॉर्डिंग? ज़िंदगी जीना क्या होता है? ज़िंदगी जीना ऐसा कोई किसी के टर्म नहीं, हर इंसान के हिसाब से ज़िंदगी अलग है। तो मेरे रूल ये है कि अब जैसे कुछ काम है या फिर मेरे को कोई चीज़ मिली है, जैसे अब तुमने बुलाया मुझे आज, तो वो मेरे लिए जो काम मिला है, बोलो मेरे को काम मिलो, मेरे लिए वही भगवान है। मतलब मैं उस पर ज़बान पे रहूँगा, जो मैंने बोला मैं कोशिश करूँगा, मेरा 100% दूंगा कि मैं ज़बान जो मैंने बोला उस पर रहूँ और जो मैंने कमिट किया वो करते रहो। और ये भी कि जो भी मेरा प्रोफेशन है, जिस चीज़ में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो डांस चुना है वो मैं को किसी ने ढकेला नहीं, मैंने खुद चुना है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं करूँ सिर्फ उसके साथ लॉयल रहो, बस सिंपल सी थिंग है। सर ओशो को बहुत ज़्यादा सुनते हो आप? हाँ, ओशो को सुनता हूँ बोले तो उसके जो ओशो थे, अब कुछ लोगों के उनके साथ मतभेद भी थे कि वो ऐसे है वैसे है, कुछ लोगों ने उनको सेक्स गुरु भी बोला। लेकिन ऐसा है कि कुछ लाइफ में कुछ लोग ऐसे रहते जिनके विचार मुझे पटते हैं। तो मैं अगर मुझे बोलोगे कि भगवान कहाँ है, तो ओशो के जो विचार है, मतलब मैं भगवान मूर्तियों में नहीं ढूंढूंगा ना, मैं भगवान किसी जानवर कहीं पे दूंगा। मुझे लगता है भगवान जो है वो विचार है ओशो के। मेरे भगवान तो ओशो के विचार है जो उन्होंने दिए। अब कुछ लोगों को समझाओ, कुछ लोग नहीं समझ पाए, तो वही है। तो ओशो को मानता बोले तो जो मेरे अंतर आत्मा से जो आवाज़ आती, जो मैं सोचता था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी है कि ये चीज़ें जिसको समझती है, उस वजह से मेरे को और कनेक्शन हुआ उनके साथ। तो उसके पीछे फिर मैं बावरा बन के उनके पीछे पीछे चलने लगा। और क्या, कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ा सर ओशो का? आप ओशो को जितना फॉलो करते हो, इम्पैक्ट बोले तो देखो, अगर मैं अभी यूथ है उनको बोलना चाहूँगा, जो धर्म बोलो या फिर जो भी चीज़ों में बिजी है, तो एक दो बार उसको सुन के देखो तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ और ही दुनिया में हैं और एक्चुअल दुनिया कुछ और ही है। और मैं तो एक ही बोलूँगा, ओशो को सुनने के लिए मतलब शांत हो जाओगे आप। जो भी दुनिया में भाग दौड़ उससे थोड़ा शांत हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। क्योंकि अभी का जो ट्रेंड देख रहे हैं अपन, तो उसमें रील्स, टैग, फेमस होना, ये सब भी चलता है। तो मैं ये ओशो को सुन के ये मैं जाना कि अगर मैं बहुत फेमस भी हो गया, वर्ल्ड फेमस भी हो गया, तो भी मैंने क्या अचीव करूँगा। एट द एंड ये है कि मेरे मन को अगर शांति मिलती है, वो चाहे एक झोपड़े में रह के मिले, चाहे महलों में रह के मिले, जहाँ मन की शांति मिल गई वही तुम्हारा सबसे बड़ा सक्सेस है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल सोच है। नाइस। सर सोशल मीडिया पे ना एक टर्म चल रहा है, एक वर्ड चल रहा है, कर्मा। गुड वाइब्स, बैड वाइब्स। आज के ज़माने में इतने एजुकेटेड हैं हम लोग। सर आप ये स्पिरिचुअली चीज़ों में आप बिलीव करते हो? स्पिरिचुअली चीज़ों में मुझे नहीं लगता ऐसा कर्मा, क्योंकि अब कर्मा बोलते हैं वो जो बोल रहा है वो उनके दिल के तसल्ली के लिए,
क्योंकि कर्मा अगर है, अगर आप मेरे साथ बुरा करते हो तो आपके साथ जो बुरा हो मेरे को पता चलेगा, तब आपको कर्मा ने सजा दिया ऐसा समझेंगे। अब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा मुझे पता ही नहीं चला तो फिर क्या क्या कर्मा। राइट। मेरी ये सोच है कि कोई ऐसा कर्मा वर्मा नहीं है, इट मीन्स ओनली सेटिस्फैक्शन बस। और इंसानों ने बहुत सी चीज़ें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बनाई, उसमें से अब बहुत डीपली गए तो मुझे मतलब भगवान भी उसी में से लगते जो भी अपने धर्म में बना है, क्योंकि इंसान को कहीं तो भी सेटिस्फैक्शन चीज़ें चाहिए थी जो चीज़ नहीं अचीव कर सकते हो, और वो चीज़ों का रीज़न देने के लिए मेरे को लगता है कि जहाँ पे कंट्रोल नहीं है इंसान का, तो वो चीज़ों को लाने के लिए भगवान का ये भगवान बोलो या फिर नसीब बोलो, ये वर्ड आया है, क्योंकि जहाँ पे कंट्रोल नहीं है हमारा उसके ऊपर। राइट। सर आप जितना मतलब बहुत प्रैक्टिकली हो, मैं आपसे बहुत पर्सनल का सवाल पूछना चाहूँगा कि आज जो यूथ चल रहा है और जो पहले से भी जो चलते आ रहा है, लाइक भगवान, सभी भगवानों को हम अलग रखते हैं, हम सिर्फ आम इंसानों की बात करते हैं, कास्टिज्म वगैरह जो मतलब झगड़े होते हैं उनके लिए जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बराबर है। तो सर इसमें गलत कौन है और मतलब क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए हमने? मेरे को ऐसे लगता है अगर जो भी धर्म बोलो या फिर जात पात को लेकर अगर झगड़ा कर रहा है, बोलता है मैं जात संभाल लूँगा, तो उसको एक आधे नेट पे वीडियो चलते हैं कुछ कि हमारा पृथ्वी कहाँ है, वो जूम आउट होते जाता, हमारी गैलेक्सी दिखती है, ऐसी करोड़ों गैलेक्सी है और करोड़ों गैलेक्सी के बियॉन्ड कुछ नहीं है। मतलब एक अपनी आकाश गंगा है, उसमें करोड़ों तारे, उस करोड़ों तारों में एक सूर्य है और अर्थ है, अर्थ के अंदर इंडिया के अंदर एक सिटी है, वहाँ का इंसान भगवान की लड़ रहा है, और हम बोलते कि सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो ये कीटाणु से भी बदतर इंसान भगवान को क्या बचाएंगे। मेरे को ऐसे लगता है अगर भगवान है तो कोई हम कुछ नहीं है, जो भी है, हाँ बस हमारा कोई बस नहीं चलता, बस मन में एक फेथ है कि हाँ, बस फेथ रखो और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसने एक बार सोचा तो केदारनाथ में बाढ़ में कितने लोग मर गए, है कि नहीं, अगर है तो। लेकिन मेरे को अगर पूछोगे डेफिनेशन तो जो मैंने फील किया तो सृष्टि मेरे को भगवान लगती है, सृष्टि अपने हाँ, भगवान, जो अपना वातावरण है, अगर हम उसकी पूजा करोगे, मंदिर में आ जाते हो, जैसे कचरा नहीं करेंगे, क्लीन रखेंगे, पेड़ों को ध्यान देंगे या फिर ग्रीनरी रखेंगे, तो मेरे को लगता है वही भगवान की प्रार्थना है। तो दोस्तों देखा था, मैंने बोला था ना बहुत यूनिक चीज़ें होने वाली आज। सर मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे ना एक स्क्रोलिंग लाइफ चल रही है, हाँ। जिसको मैंने पर्सनली बहुत नोटिस किया है, लोग बहुत सीरियस कामों में भी, इनफैक्ट अगर मैं डीपली जाऊँ तो लोग किसी के फ्यूनरल में भी जाकर इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ पा रहे, वीडियोस, फोटोज। सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या चीज़ें हैं? मुझे ऐसे लगता है पर्सनली जो ये बने हैं चैनल बोलो, ये उसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स से वेब सीरीज आई थी सोशल डिलेमा करके, कभी टाइम मिले तो देखना। उसमें डिलेमा, उसमें जो सोशल मीडिया के जो फाउंडर है, वहाँ के जो एम्प्लॉय लोग हैं, उन्होंने रियलिटी बनाई कि एल्गोरिदम ऐसा बनाया गया है कि इंसान के माइंड को बिजी कर सके, और इंसान का माइंड जो है ना हमारा, हमको हमेशा नई चीज़ें चाहिए, वो सिर्फ तरसते रहता नई चीज़ें के लिए। उसमें फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कुछ काम के नहीं है, फालतू फनी, तो कोई डिप्रेस है तो एंटरटेन होने के लिए। अब बहुत सी चीज़ें मतलब सेक्स से रिलेटेड भी रहती, लड़कियां भी चाहिए मतलब फेमस होने के लिए। अब हर चीज़ का इंटरेस्ट है, वो पूरा इंटरेस्ट गैदर कर दिए और हम अपना इंटरेस्ट ढूंढते रहते स्क्रॉल करके, फिर एक रील मिलता, हाँ ये ठीक है, हाँ मज़ा आ गया, फिर वही है। मतलब हमारे दिमाग में जो डोपामिन आता है, जो हैप्पीनेस आता तो हाँ, तो वो डोपामिन के तलाश में हम लोग वो कर रहे हैं और वो हम लोग फंसते जा रहे हैं उसमें। मुझे ऐसे लगता है वो फंस रहे हैं उसमें, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत से इंपॉर्टेंट काम, जैसे मैंने बोला कि आप बोले कि किसी के फ्यूनरल में जा रहे, तो फ्यूनरल ये चीज़ ऐसा है कि थोड़ा इमोशनल होता है, किसी के फैमिली का कोई मेम्बर गया, उसकी फीलिंग्स जुड़ी रहती है, और उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो मेंटली तो कुछ काम का नहीं। और सोशल मीडिया से मेरे को लगता है कि दुनिया दिखावे की तरफ ज़्यादा जा रही है, मतलब फिजिकल प्रेजेंट है हम दिखा रहे हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, वो कोई मतलब नहीं उसमें। सर इतने बिजी भरे लाइफ में, मतलब जहाँ पर हर कोई एक इंसान ना अपने अपने प्रॉब्लम्स में जाता है, तो मेरे को लगता है ऐसे जगह पे कहीं ना कहीं अपन एक लाइक विश्वास नहीं बोल सकते, एक पॉइंट होता है जहाँ पे अपन दोस्तों को याद करते हैं लाइक। लेकिन ना आजकल भी ये भी चीज़ें काफ़ी चलती है, जिस तरीके से हम अपनी दोस्ती निभाते हैं या जिस तरीके से हम हमारा 100% देते हैं, कहीं ना कहीं पे बैक हमें वो नहीं मिल पाता। तो एज एन फ्रेंड आप खुद कैसे शख्स हो, कैसे इंसान हो कि आप अपनी दोस्ती वो देते हो और आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आगे वाले से कि वैसे ही आपको पे बैक मिले? दोस्ती के ऊपर ऐसा है कि दोस्त मेरे बहुत बने बचपन से लेके अभी तक, तो मेरा तो हमेशा ये है कि
जो भी मेरा दोस्त है उसके साथ मैं लॉयल रहूँ, जो भी बोला और जो भी मतलब रिलेशन है तो ऐसे फेक कमिटमेंट या फिर कुछ भी झूठ ना बोलो, ऐसे रिलेशन रखो, ऐसा सोचता हूँ मैं। और जैसे तुम बोले पे बैक क्या हो, तो क्या होता है दोस्ती में कनेक्शन बढ़ जाता है। कनेक्शन बोले तो एक रहता है लड़का लड़की का प्यार और एक रहता है दोस्ती वाला प्यार। दोस्ती वाला भी प्यार रहता है, वो अलग है, उसमें सेक्सी वर्ड नहीं आएगा, दोस्ती वाला का। हाँ, दोस्ती वाला प्यार। तो दोस्ती वाले प्यार में एक तो हक से दोस्त को उठा सकते, भाई मेरे को ज़रूरत है, तेरे को आना पड़ेगा। और ऐसा भी है कि वही भाई अगर किसी और के साथ जाए बिना तुमको बताए तो वो ही भाई का उतना ही हर्ट होता, क्योंकि वो कनेक्शन ऐसा बनता है दोस्ती के। हाँ, वो एक है। और मैं मतलब मेरी सोच है कि पे बैक की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, सिर्फ ये एक होता है कि फीलिंग अटैचमेंट हो जाती। फीलिंग अटैचमेंट हुई तो जिससे तुम्हारी फीलिंग अटैच है तो वो अगर तुम्हारी तरफ थोड़ा कम ध्यान दे या फिर तुमको लगे कि तुम्हारी जगह कोई और इम्पोर्टेंस है उसके लिए, तो फिर थोड़ा सा हर्ट होने लगता है। वो गर्लफ्रेंड की अलग चीज़ है, गर्लफ्रेंड के दोस्त लोग दोस्त ही ऐसे रहते हैं कि गर्लफ्रेंड के लिए टाइम देने को तैयार रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स बोले तो ऐसे तुम और मैं, हम लोग रेगुलर पार्टी में जा रहे, 5 महीने 4 महीने जा रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि अमन ने पार्टी किया और कहीं और से मेरे को पता चला, पोस्ट डाला, तो मेरे दिल में लगेगा कि मेरे को क्यों नहीं पूछा, कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। तो मैं चाहता दोस्ती ऐसी रहे, अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो बोल कि यार सर मतलब अपना नहीं जमेगा, अपन इधर जा रहे, मैं किसी और के साथ जा रहा, ये कंफर्टेबल रहना चाहिए। और बिना बताए तुम गए और तुमने भले पॉजिटिव हो, तुमने ऐसा बुरा नहीं सोचा, लेकिन वो चीज़ फील तो होंगी भाई, चाहे मैं रहो चाहे मेरे जगह कोई भी रहे। और ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें फीमेल ही हो या हाँ, सभी के हर साथ चीज है। में एक फीलिंग होती वो है। मेन रीजन उसका ये है कि अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो जाता तो हम हमारे दोस्त को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते। होता है वो यार अब तो तू मेरा है बस, अब कहीं नहीं बस। जाएगा। हाँ, मतलब होता है। अभी हमारा ग्रुप भी है तो ग्रुप में हम लोग भी जाते हैं, तो किसी का जमता नहीं, किसी का जमता है तो हम लोग फोर्स करते, चाहते साथ में रहे, क्योंकि वक्त तो चला ही जा रहा। तो मैं दोस्त को, हाँ, और दोस्त को मैं रखना चाहूँगा, दोस्त में जितने भी हमारे रिलेशन है वो हमारे बर्थ के साथ आए हैं। मेरे चाचा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सिस्टर है, मेरे बर्थ से रिलेशन है। दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे तुम्हारी ट्यूनिंग जुड़ती है, वही लोग दोस्त अच्छा बनते हैं। तो मैं सबसे मतलब जितने भी रिलेशन है अपने, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा रिलेशन मैं दोस्ती को समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन से ज्यादा दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जहाँ तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि अगर तुम जहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो वहाँ तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो ही नहीं सकती। मैं अगर दोस्तों की डेफिनेशन बताऊंगा तो मतलब डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, एक विचार मेरे कि मैं अगर मैं जिसके साथ हूँ तो मैं ये चाहूंगा, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है जो भी है, कि भाई बुरा ना हो तेरा, बस मैं एक मतलब मेरी तरफ से एक एडवाइस बोले, एक सजेशन दे दूंगा कि भाई ये सही नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। सर बैक टू आवर टॉपिक, एज एन कॉम्पिटिटर, एज एन जज, आप बाहर भी मतलब नागपुर शहर के बाहर भी जाते हो। सर एज एन आर्टिस्ट क्या लगता है कि नागपुर में ये कमी और बाहर ज्यादा है, या तो मतलब एज एन आर्टिस्ट जो भी डांसिंग फील्ड में हो या बाकी भी अदर चीजों में क्या कमी लगती है, क्या कोई हम थोड़े ज्यादा है, मतलब नागपुर में क्या कमी है और क्या आनी चाहिए, उसको फील कैसे करना चाहिए? मेरे को एज एन आर्टिस्ट मैं देखता हूँ तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे स्कोप, मतलब जो आर्टिस्ट है ना उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या होता है, मेरा एक आर्ट है, मैं एक सपोज डांस कर रहा हूँ, मैं डांस करूँगा 5 डांस 6 डांस 10 डांस सेट किए। अभी ये चीज़ है कि अभी सोशल मीडिया है कुछ सालों पहले, लेकिन उसके पहले की बात बता रहा, हम हमारा टैलेंट शो कैसे करेंगे, तो हमारा टैलेंट शो करने नहीं मिल रहा तो हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता था। दूसरी ये एक चीज़, और दूसरी चीज़ ऐसा था कि घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में काम भी करना पड़ता था, इसलिए लोग टूटे हैं। मतलब मैं अगर बोला जाऊंगा मुंबई और नागपुर के डांसर में तो दोनों अपने लेवल पे बेस्ट है, सिर्फ मुंबई के डांसरों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हम लोग उतना डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन ये बात नहीं, अगर हमको उसकी 70% भी अपॉर्चुनिटी मिली ना तो हम भी उनको टक्कर दे सकते। इसका एग्जाम्पल ये है कि हम लोग हमारे छोटे से सिटी से बहुत से लोग रियलिटी शो में गए और अच्छा परफॉर्म भी करके आए, और इंशाल्लाह अभी भी जा रहे हो। हाँ, जा रहे हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा आपको एक और बात, जैसे आप गुरु का किरदार निभाते हो, 90% तो आप लाइफ में मेरे को लगता है कि गुरु का किरदार, एक टीचर का किरदार ज़्यादा निभाते हो। सर एज एन मतलब बाकी भी लोग होंगे हमारे ऑडियंस जो अभी भी किसी को सिखा रहे होंगे या सीख रहे होंगे, एज एन गुरु आपको क्या लगता है कि गुरु ने क्या चीज़ें निभानी चाहिए अपने शिष्य के साथ? एज एन गुरु, एज एन टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्या देना चाहिए और स्टूडेंट ने उसको पे बैक क्या करना चाहिए? देखो, मेरे को अगर लगे गुरु के बारे में पूछोगे तो गुरु जो है
वो मैं अगर मेरा पर्सनल रखोगे तो मैं तो ऐसा हूँ कि मेरे पास जो है वो मैं भर भर के मेरे स्टूडेंट के ऊपर डालूंगा। जितना मैं दे सकता, जितना मैं उसके लिए कर सकता वो करूँगा। और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर पूछते हो स्टूडेंट ने क्या पे बैक करना चाहिए, तो मैं एक चाहूँगा अच्छे गुरु का एक आउटपुट है कि अच्छा स्टूडेंट बने, मतलब एक अच्छा इंसान बने। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ के लिए तुमने उस पर्टिकुलर इंसान को गुरु माना, उस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ तो भी अच्छा करे, क्योंकि उसी चीज़ के वजह से तुम रिलेशन में जुड़े, मतलब गुरु और स्टूडेंट के। तो उस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ अच्छा करे, यही सबसे बेस्ट फीडबैक है गुरु के लिए। सर बेसिकली ना क्या होता है ना, आजकल लोग मतलब काफ़ी लोग ये चीज़ें देते हैं कि द्रोणाचार्य की कहानी बताते हैं और बाकी भी के अंगूठा दिया था वगैरह। सर ये सही है आई नो, बट एज एन गुरु मतलब ये सब ना भी मिले तो एक अच्छा आउटपुट मिले तो वो भी बेस्ट है ना। नहीं तो ये जो कहानियाँ बताते हैं, अब देखो ये कहानियाँ है, हो सकता है इसमें सही भी हो नहीं भी हो, लेकिन हम लोग अगर एज अ मतलब देखने के लिए सोचे उस कहानी में ऐसा हुआ होगा तो क्या है, तो मैं अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि गुरु के लिए उसका हर एक शिष्य सेम होना चाहिए। अगर आप शिष्य में भेदभाव करें तो वो गुरु ओरिजिनल मतलब वो गुरु वाला गुरु नहीं है। Exactly. अगर आप बोलोगे ये राजा, ये अर्जुन है, ये करना है, मैं इसको नहीं सिखाऊंगा, इसको सिखाऊंगा, ये तो गलत है। अगर आप गुरु है और जिस बच्चे की सीखने की इच्छा है तो गुरु बन के सिखाना तो बनता है, क्योंकि भगवान बोलो या फिर जो भी सृष्टि ने आपको इतना नॉलेज दिया कि आप वो बांट सकते हैं, तो उसमें डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए कि मैं यही पर्टिकुलर लोगों को नॉलेज बांटूंगा और वही पर्टिकुलर लोगों को नॉलेज बांटूंगा। नॉलेज पे तो मुझे लगता है हक सबका है। यस सर, एज एन थॉटफुल पर्सन आपके मेरे को थॉट स्पेशली और दिल से मैं बोल रहा हूँ बहुत ही यूनिक थॉट्स आपके। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, आज जो चल रहा है, मैं बैक टू अपने मैथोलॉजी पे जाऊँगा कि राम और रावण जो थे, मतलब रावण ने सीता जी का हरण तो किया था मगर उन्होंने उनको टच तक नहीं किया था और ना गलत ऐसा कुछ नजरों से देखा था। बैक टू रियल लाइफ, आज सर ये बहुत कॉमन हो गया। मुझे लगता है कि हर कोई रावण से ज्यादा बुरा है एज एन लड़कियों के मामले, गर्ल्स के मामले, जिस तरीके से केसेस आ रहे, जिस तरह से जो स्कूल बसेस में, कॉलेज बसेस में और बाकी चीज़ों में भी जिस तरह से मॉलेस्ट हो रहे हैं लड़कियाँ, तो सर क्या लगता है मतलब सही क्या है इसमें और क्या? मेरे को तो अगर जैसे मैं ओशो को मानता हूँ, बोला ओशो को सुनता हूँ मैं, तो उनके विचारों से मुझे लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी थोड़ा सा गड़बड़ होगी, उसके वजह से ये चीज़ें हो रही। क्योंकि कैसा है, अगर आप कोई बच्चा है उसको आप बोलोगे पर्टिकुलर चीज़ मत कर 3 बार 4 बार, तो उसके अनकॉन्शियस में माइंड में बैठेगा कि ये क्यों बोल रहे, तो ये करके देखना चाहेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन तो थोड़ा मेरे से भी और ये होंगे बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने सोचना चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि हर एक की इच्छाएं है, कुछ चीज़ें हो जाती। अब बहुत सी चीज़ें ऐसा है कि बॉस हम लोगों को फीमेल के बारे में पता चलती, ऐसा भी है कि जेंट्स के साथ भी होता होगा, लेकिन क्या होता है कि जेंट्स एंजॉय कर लेते और बातें का बड़ा होता है, ऐसा लगता है क्यों नहीं हो सकता, फीलिंग सबको दी है, राइट। तो ऐसा है, वो ऐसा लगता है मुझे, मतलब मैं अगर हो डीप सकता है थिंकिंग किया तो क्यों नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। हाँ हो सकता है सर क्योंकि मेरे शो का नाम, हमारे शो का नाम द अनसेंसर्ड टॉक शो, सर कोई लाइफ की ऐसी डार्कर साइड आपके जीवन में जो शायद कहीं ना कहीं अभी भी आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हो? डार्कर साइड ऐसा तो इम्पैक्ट कर रही, मेरा मतलब मैंने जॉब छोड़ा था तब थोड़ा सा मेरे फैमिली का मैटर भी हुआ था, तो पुलिस केस वगैरह भी हुई थी, तो वो एक टाइम था। तब ऐसा था कि मैं खुद को भगत सिंह समझता था और मेरे को लगता था कि कुछ चीज़ें, हाँ आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। और मतलब मेरा जो देश था वो मेरी फैमिली थी और मेरे देश पे किसी ने कब्जा किया था, उसके लिए मैं भगत सिंह बना। और उस टाइम नहीं, डार्कर टाइम मतलब वो जो 3 दिन अंदर थे, फिर उसके बाद जो चीज़ें चली, हाँ चीज़ें चली, वो चीज़ें देखे, और उसमें फिर फैमिली में डिस्टर्बेंस जो हुआ, फिर हर जगह फ्रस्ट्रेशन रहता था हर टाइम, तो वो चीज़ें मेरा थोड़ा सा बुरा टाइम था वो एक। और जब मैंने फ्रेश जॉब छोड़ा था तो मुझे डर था कि जॉब छोड़ने के बाद अब घर पे पेमेंट देना है मेरे को पर्टिकुलर खर्चे के लिए, तो क्या करूँ। तो मैंने एक स्कूल में जॉब किया था, वो मेरे लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। 6 महीने मैंने जॉब किया था और बहुत मतलब इतना स्ट्रगल मैंने कभी प्रैक्टिस में नहीं किया, डांस में नहीं किया, बहुत स्ट्रगल था वहाँ पे मेरा।
भागा भागा दौड़ा बोले तो मैं कोराडी में जॉब करता था। 7:45 पे रीचिंग टाइम था, मेरे को 7:47 पे लेट मार्क लगा है। और ऐसा था कि 3 बार लेट हुए तो 1 दिन की सैलरी कट हो जाएंगी। मैं था वहाँ डांस टीचर, मेरे होते थे 2 पीरियड के लिए मेरे को 7:45 पौने 8 बजे से जाके 4 बजे तक रुकना पड़ता था। और उसमें भी फ़ोन अंदर, मतलब फ़ोन नहीं देते थे वो, और पेपर भी नहीं पढ़ सकते थे, बैठे रहो। तो वो एक टाइम मैंने देखा कि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो जिनको पेमेंट देते हैं ना उनको मतलब स्लेव बना के रखते हैं, नौकर से भी बुरा। ऐसे लोगों की मेंटालिटी है और मैंने देखा है कि लोग हैं ऐसे कि जितना बुरा कर सके वो करने को तैयार हो जाते वक्त आया तो। सर थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूँगा जहाँ पे आपने बताया था कि जिस टाइम पे आप लाइक आर्टिस्ट थे, लाइक डांस मतलब अभी भी हो, बट जिस टाइम पे आपने शुरुआत की थी उस टाइम पे सर आपकी शादी हुई थी, लव मैरिज किए थे आपने। तो भाभी कितने हद तक इस चीज़ को समझे थे, जहाँ पर शायद तक ऐसा था जहाँ तक कि मेरे को पता है कि उस टाइम पे ना वकील और बाकी भी लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता था कि यार हम तो हमारे बेटी को इधर ही देंगे। और उस टाइम पे सर आपने लव मैरिज की, तो कहाँ कितने हद तक वो चीज़ें प्रॉब्लम आई थी आपको? इंशाल्लाह अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो देख ही रहा हूँ, आपकी लाइफ बहुत सही है। तो कहाँ लाइक एक रिलेशन किस तरीके कहाँ जाना पड़ता है? प्रॉब्लम कैसा है कि प्रॉब्लम तो आई थी क्योंकि एक कोरियोग्राफर को एक, जैसे मैं भी अगर अपनी तुम्हारी भी बच्ची होती हो, बड़ी होती, तो हम ये सोचेंगे कि वो आफ्टर वेडिंग मतलब शादी के बाद भी थोड़ा खुश रहे। वो पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही रहते, तो सोचते हैं कि अर्निंग क्या है, तो वो अर्निंग के ऊपर ही हुआ है कि कोरियोग्राफर कितना कमाता हूँ, वो एक चीज़ थी। लेकिन मैंने जो भी कोरियोग्राफी के भरोसे क्लास बनाया था और चीज़ें जो किया, तो जिन्होंने देखा है मुझे उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो कर लेगा। और अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब तो जो है वो सही है। और घर पे जैसे जो मेरी वाइफ है उसके घर पे भी प्रॉब्लम हुआ था। उनका ऐसा था कि क्या करता, तू इंजीनियर है, मेरी वाइफ इंजीनियर है, तो इंजीनियर है और तू कोरियोग्राफर से शादी करे। लेकिन एक था कि प्यार अगर हो गया तो फिर आदमी थोड़ा सा झुक जाता है, फैमिली को भी झुका है, तो वो प्यार हो गया था हमारा, तो उस चक्कर में कन्विंस किए और एक्सेप्ट किए उन्होंने, फैमिली वालों ने, बस। मतलब अच्छा एकदम ना, सही एकदम स्वीट। हाँ मतलब फैमिली से परमिशन लेके ही सब हुआ, बात किए, थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा, कन्विंस किए। लेकिन एक ही अच्छा था मेरा लाइफ पार्टनर, उसने मुझे उस टाइम भी सपोर्ट किया और हमेशा सपोर्ट करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर आज के ज़िंदगी में, आज के नहीं जीवन तो में। मैं अगर पूछना मतलब मैं को अगर पूछोगे तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा यूथ को, जो भी है, छोटे जो बड़े हो रहे, कि भाई शादी तो कर रहे, शादी ये एक है, एक हाफ लाइफ तुम्हारी किसी और के साथ निकलने वाली। अब जैसे अभी आपकी फैमिली में जैसे मम्मी पापा है, कुछ दिनों तक उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद तुम बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद भी वही लाइफ पार्टनर रहेगा। तो मेरे को लगता है कि आपने लाइफ पार्टनर अपना खुद चुनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अंदरूनी पर्सनालिटी क्या है। हर इंसान दुनिया के आगे कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो अंदर से जब तुमको लगे कि ये लड़की तुम्हारे लाइफ के लिए सही है, तो मेरे को लगता उसके साथ जाना चाहिए। और उसके बाद कुछ अप डाउन होता है तो फिर जिम्मेदार तुम हो। लेकिन अगर किसी और के थ्रू फैमिली के साथ मतलब फैमिली के बोलने पे अगर वेडिंग किए और फिर अप डाउन होता है तो खुद को रिग्रेट होता है कि यार मेरे को फंसा दिए, मेरी डिसीजन नहीं थे। वो एक है, उससे बचना चाहिए बस। सर मैं बस आपको पूछना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आगे आपने क्या क्या सोचा है? आपको लाइक होता है ना एक जीवन में एज एन, जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हमको होश आता है तब हमारे दिमाग में एकदम कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई बड़े होकर मेरे को ये करना है, या तो अभी भी उसकी जद्दोजहद चालू होंगी। तो सर आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स देखे तो मुझे मतलब कोरियोग्राफी पसंद है, कोरियोग्राफर रहना। उसके साथ मैंने अभी एक नई चीज़ चालू की है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इतना है मुझे कि मैं उसके पीछे थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ। रैपिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा एक ड्रीम है 2-3 साल 4 साल बाद थोड़े से गाने वाने बनाऊँ, भले कोई देखे कोई ना देखे, तो उसी में जाने की इच्छा है। और बाकी जो फोटोग्राफी है ये एक अर्निंग सोर्स के तौर पे और कोरियोग्राफी अर्निंग सोर्स के तौर पे रखने की सोचा है, बस चल रहा है। मतलब खुद के लिए? हाँ बस मतलब मेरा ऐसा है कि खुद के लिए ही जीना बोल सकते तुम। और मेरा मतलब जो तुमको लगता है, जो तुम्हारे दिल से अंदर से लग रहा है,
वो तुमको करना है, क्योंकि इसके बोलने पे, उसके बोलने पे, इसके बोलने कोई तुम्हारा पूरा करने नहीं आ रहा। तुम्हारा अगर बुरा होगा या फिर तुमको दर्द हो रहा है, इमोशनली तुम टूटे हो, तो कोई नहीं, तुम ही फील करने वाले हो और तुमको ही रिकवर करना है। तो फिर जब ये टाइम अकेले है तो अचीवमेंट जो भी हम लोग सोचते हैं ड्रीम, तो ड्रीम भी अकेले ही सोचो और उसके पीछे भागो भी अकेले ही। चाहे रास्ता जो भी हो, हाँ मंजिल देखो, जो भी हो। नहीं मंजिल और रास्ता देखो, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में बोलो या फिर कोई भी चीज़ एकदम इजी नहीं है। अभी हम लोग शूट करे, कैमरा चालू है, आप बोल रहे हो, तो ये चीज़ भी एकदम नहीं आई है। राइट। हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ा, चीज़ें आई तो, और दूसरी चीज़ जो भी हमको आई, हम लोग बहुत परफेक्ट भी नहीं एकदम, तो परफेक्ट होने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही एक फंडा है अपना, बस करते रहते। वाह सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके सीरियसली। मैं लास्ट हमारे यूथ को शायद सर, मैं ऐसा नहीं, मतलब आपको किस चीज़ में बॉन्ड नहीं करूँगा, बांध के नहीं रखूँगा, मतलब एज एन आर्टिस्ट, एज एन पर्सन, एज एन पॉलिटिकली, हर चीज़ में जो भी आपके दिमाग में, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक चीज़ बता दे जो कि शायद उनके काम में आए या ना। लाइक एज एन पर्सन आपको क्या लगता है, क्या गलत चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है? गलत और सही नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर मतलब जो मैंने देखा है दुनिया में, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं या फिर सोचते कि मैं इसका ये प्रॉपर्टी ले लूँ या फिर कुछ तो भी इसका पैसे लेके उधारी खुद ना दूँ या फिर जो भी कुछ भी है पॉलिटिकल, मतलब एट द एंड हम लोग वेल्थ में ही जाते उसमें कि पैसा कैसे बना और कैसा रहीसू। तो वो चीज़ कमाने के चक्कर में किसी का बुरा मत करो भाई, बस वो एक बोलना है। क्योंकि कितना भी कमा लो तुम, कितना भी नहीं, मतलब धीरू भाई अंबानी थे, उनके पहले भी बहुत से रईस गए, उनके बाद भी होंगे, तो भी तुमको रहना यहीं पे है, तुमको ब्रीदिंग यही ब्रीथ हवा लेना है, तुम वही पानी पीने वाले हो और खाना भी वही खाने वाले, उसी टाइप का जिससे पेट भरना। सोना भी, तुम्हारी नींद भी वही है। ऐसा नहीं कि तुम करोड़पति बन गए तो तुमको गोल्ड की नींद आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो हम हैं वही रहने वाले हैं। तो उस चक्कर में, मतलब कुछ वेल्थ के चक्कर में जो हम लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं, वो मेरे को लगता है नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर सोचो कि वो चीज़ें अचीव करने के बाद भी, उसके बाद भी क्या, एट द एंड यही मिलेंगे कि हम लोग आए हैं और खाली जाने वाले हैं। वाह सर, बहुत अच्छा लगा। मैं जाकिर खान जी को काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ और ये सुनकर ना मेरे को आपके ऊपर एक शेर उनका बोला हुआ याद आया कि वो कहते हैं कि मेरे 2-4 ख्वाब मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, मेरे 2-4 ख्वाब मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी भले ही गुमनाम रहे मगर मौत में मशहूर चाहता हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो थैंक यू सो मच धीरज सर, वेल विशेज एंड गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। नमस्कार। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और पहली बात तो मैं सबसे पहले एक बार और थैंक यू करना चाहूँगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मैं चाहता हूँ और ज़्यादा इसे स्प्रेड करो। हमारे जो पॉडकास्टिंग जो आ रहे हैं सभी के बीच शेयर करो ताकि अच्छी बुरी चीज़ें और बहुत मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों को पता चले इस पॉडकास्टिंग के माध्यम से। मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही देखना ना भूलना द अनसेंसर्ड टॉक शो। याद रखना आगे कुछ और आने वाले हैं लोग और उससे बात होंगी कुछ लाजवाब सी। मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।